नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करने वाले हैं जिससे कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इस क्लास में कवर हो सकें। आप सभी लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहें ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो आपके सभी डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल, या इसके अंतर्गत जो इसका डिवाइडेशन है उसके बारे में हम इसमें जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपना पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है वो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल का इतिहास पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। तो जिसका भी कोई जैसे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं जिसके, और उसका लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और हालांकि इस काल के बारे में एक बात और पूर्णतः स्पष्ट है कि जो इस काल का प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल का जो विभाजन है वो 3 कालों में किया गया है। सबसे पहला जो है वो है आपका पुरापाषाण काल, इसको पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है मध्य पाषाण काल। इसके नेक्स्ट जो है पाषाण काल का तीसरा जो काल है वो है नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम इस क्लास के माध्यम से हम तीनों इन कालों का अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सबसे पहला जो है पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। तो पुरापाषाण जो संस्कृति है उसका उदय कब हुआ था? अभिनूतन युग में हुआ था। जो पुरापाषाण जो संस्कृति है उसका उदय कब हुआ था? अभिनूतन युग में हुआ था। यह माना जाता है कि इस युग में धरती बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो मतलब जो पुरापाषाण संस्कृति है उसका उदय कब माना जाता है? कि जब उस युग में जो धरती थी, अपनी पृथ्वी थी, वो कब कैसी थी? बर्फ़ से ढकी हुई थी। उस समय जो पुरापाषाण जो संस्कृति है उसका उदय हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम पुरापाषाण काल की जो संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो जो सोहन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी है एवं जो नर्मदा नदी घाटी है वहाँ से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जो मध्य प्रदेश के जो भोपाल के समीप भीमबेटका नामक जो चित्रित शैलाश्रय हैं उनसे भी पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्थान से पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के जो भोपाल के समीप भीमबेटका नामक जो स्थान है वहाँ से पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो अगर एक घटना ये भी है कि पुरापाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने अपने समय में हथियारों की भी खोज कर ली थी। तो जो हथियारों के आविष्कार की जो एक घटना है वो उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे पुरापाषाण काल के मानव को, जो पुरापाषाण काल का जो मानव था उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो पत्थर के औजार थे उनके फलस्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो जो पहले जो पाषाण काल है उसको भी पहले हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो पुरापाषाण काल है इसको भी हम लोग 3 भागों में विभाजित कर चुके हैं अलग से, जिसका अध्ययन करने में हमें अलग से सुलभ या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला जो इसका होगा पुरापाषाण काल का निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल। सेकंड जो इसका विभाजन है वो है मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत, और तीसरा जो इसका विभाजन है वो है उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले देखेंगे हम निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सर्वप्रथम इस काल के उपकरण जो हैं वो पंजाब पाकिस्तान की जो सोहन नदी घाटी है वो उधर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो पुरापाषाण काल का जो निम्न पुरापाषाण काल वाला भाग है वहाँ उसे क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और इसे सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पंजाब पाकिस्तान की जो सोहन नदी घाटी है उधर से निम्न पुरापाषाण काल के जो कुछ अवशेष हैं वो यहाँ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सोहन संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1936 में किसने किया है? वो किया है आपका H.D. टेरा ने। ठीक है, जिसको आप अगर पूछ ले जाए कि सर्वप्रथम जो सोहन संस्कृति शब्द का जो प्रयोग है वो कब किया गया, तो आप बताएंगे 1936 में। और किसके द्वारा किया गया सबसे पहले, तो आप बताएंगे H.D. टेरा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स देखेंगे। इस काल के जो उपकरण हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है।
जो पुरापाषाण काल के जो 2 उपकरण हैं उनको किन भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो है वो है चॉपर चॉपिंग पेंचुल संस्कृति पेवुल संस्कृति। ठीक है, ये पेंचुल नहीं है, पेवुल संस्कृति लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है चॉपर चॉपिंग पेवुल संस्कृति। दूसरा जो है इसका हस्त कुठार संस्कृति। ठीक है, तो इसको अलग से डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि चॉपर चॉपिंग क्या है और हस्त कुठार क्या है। तो चॉपर चॉपिंग जो शब्दावली है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? H.L. मोवियस ने किया है। ठीक है, जो चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति है उस शब्दावली जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? H.L. मोवियस ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, चॉपर जो होते हैं उपकरण, चॉपर जो उपकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े आकार वाले उपकरण होते हैं जो पेवुल से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? वो पेवुल से निर्मित होते हैं। और आकार की अगर दृष्टि से देखा जाए तो चॉपर उपकरण कैसे होते हैं? अधिकतर बड़े आकार वाले उपकरण होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे चॉपर से जुड़ा हुआ। जो चॉपिंग उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं? द्विधारी होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें 2 प्रकार की धारें पाई जाती हैं। सर्वप्रथम जो हस्त कुठार संस्कृति है, ठीक है, हस्त कुठार संस्कृति के जो उपकरण हैं वो कहाँ पाए गए? वो पाए गए आपके पल्लवम मद्रास से। पल्लवम मद्रास से किसने प्राप्त किए हैं? रॉबर्ट ब्रसफुट ने प्राप्त किए हैं। तो सर्वप्रथम जो हस्त कुठार संस्कृति के जो उपकरण हैं वो कहाँ पाए गए थे? वो पाए गए थे मद्रास के पल्लवम नामक स्थान से। और जो किसने प्राप्त किए हैं वो किए हैं? रॉबर्ट ब्रसफुट ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सोहन संस्कृति एवं मद्रास संस्कृति के जो इकट्ठे जो साक्ष्य मिलने के जो प्रमाण हैं वो कहाँ मिले हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से ये सोहन नदी घाटी है। यहाँ से जो कहाँ पड़ता है ये? पंजाब पाकिस्तान के प्रांत, पंजाब के जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उधर ये सोहन नदी घाटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उस समय के जो चॉपर उपकरण हैं वो इस प्रकार से दर्शाए गए हैं और जो हस्त कुठार उपकरण हैं वो इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। तो जो इसका पुरापाषाण काल है इसका डिवाइडेशन आप पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि 3 भागों में किया गया है, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और इसके आगे उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसका सेकंड जो डिवाइडेशन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जो उस समय की जो फलकें थीं या ब्लेड्स जो थी उसकी अधिकता के कारण इस काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो इससे पहले जो निम्न पुरापाषाण काल था उसको क्या कहते थे? सोहन संस्कृति के नाम से जानते थे। और जो इस प्रकार अगला जो है पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, इसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। और इसे फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के जो मध्य पुरापाषाण काल के समय अधिकतर जो फलक या ब्लेड्स जो थी उनका उपयोग किया गया था इस समय। ठीक है, इस वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जो मध्य पुरापाषाण काल के समय में जो खुरचनी थी तथा जो बेधक थे, ठीक है, बेचक गलत लिखा हुआ है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस काल में जो मध्य पुरापाषाण काल था उस समय जो खुरचनी और बेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते थे। ठीक है, और जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि किस पाषाण काल को खुरचनी बेधक संस्कृति या फलक संस्कृति कहा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि मध्य पुरापाषाण काल को खुरचनी बेधक संस्कृति या फलक संस्कृति कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि सोहन संस्कृति कैसे कहा जाता है, मद्रासी संस्कृति कैसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे निम्न पुरापाषाण काल को मद्रासी या निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो इस समय की जो मुख्य विशेषताएँ थी वो क्या थी? फलक या ब्लेड्स का अधिक प्रयोग किया गया इस समय। और इस समय के जो मुख्य उपकरण थे वो क्या थे? खुरचनी और बेधक थे। इस कारण से फलक संस्कृति या खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में। तो मध्य पुरापाषाण काल का जो प्रमुख स्थल हैं वो है नेवासा जो महाराष्ट्र में है, और आगे जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वो कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट इसके आगे जो मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो है चकिया जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब हमारे वॉइस पे ध्यान देंगे कि क्या हम कह रहे हैं, तो इस प्रकार से आप रिविजन करेंगे। तो नेवासा जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? गुजरात में है। और मध्य पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ एक और स्थल है चकिया, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम सिंगरौली बेसिन का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। आगे भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। आप सब जो ये स्थान बता रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख स्थान हैं इन सबको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है कि जो
जैसे महाराष्ट्र के किस स्थान से मध्य पूर्वापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तो आप बताएंगे नैवासा। या जो मध्य पूर्वापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गुजरात के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे सौराष्ट्र के क्षेत्र से। या उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से मध्य पूर्वापाषाण काल के प्रमुख स्थल संबंधित हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चकिया से। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर का जो सिंगरौली बेसिन क्षेत्र है, ये भी मध्य पूर्वापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफा हैं, इस इधर से भी मध्य पूर्वापाषाण काल से जुड़े हुए जो प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस मध्य पूर्वापाषाण काल को कवर करने के बाद क्या सारांश निकलता है कि मध्य पूर्वापाषाण काल में जो मानव था वो क्या हो चुका था, अधिक विकसित उपकरण बनाने लगा था। ठीक है, वो फलक या ब्लेड्स का प्रयोग करने लगा था। खुरचनी या बेदक जैसे उपकरण प्रमुख उसके रहे हैं। इस काल के जो स्थल में हमें उस समय के मानव जीवन की और उस तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम उच्च पूर्वापाषाण काल के बारे में। तो पूर्वापाषाण काल के अंतर्गत जो इसका लास्ट डिवाइडेशन था उच्च पूर्वापाषाण काल, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम उच्च पूर्वापाषाण काल के बारे में। तो इस काल के जो उपकरण थे, प्रमुख उपकरण, वो क्या थे, फलक या ब्लेड्स पर आधारित थे। ठीक है, इन उपकरणों के निर्माण में क्या होता था, इन उपकरणों के निर्माण में अधिकतर चार्ट हो गया, जैस्पर हो गया और फेलेंट आदि जो बहुमूल्य पत्थर थे उनका उपयोग किया जाता था। तो जो उच्च पूर्वापाषाण काल के जो मानव थे वो उनके जो उपकरण थे उस समय के, वो किस पर आधारित थे, फलक या ब्लेड्स पर आधारित थे। और इन उपकरणों के निर्माण में वो लोग क्या उपयोग करते थे, चार्ट हो गया, जैस्पर हो गया, फेलेंट आदि जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उनका उपयोग किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम उच्च पूर्वापाषाण काल से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में। तो उच्च पूर्वापाषाण काल से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थान हैं वो है, देखो जैसे राजस्थान का जो बूढ़ा पुष्कर है वो हो गया। महाराष्ट्र का जो इनाम गांव है, क्या है, महाराष्ट्र का इनाम गांव, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, उच्च पूर्वापाषाण काल के प्रमुख स्थल से संबंध जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो भी उच्च पूर्वापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनसे संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट्स स्थल हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ते जाएंगे, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है, ठीक है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, वो भी उच्च पूर्वापाषाण काल के जो उस समय के जो उपकरण संबंधी जो स्थल थे उनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो कुरनूल में स्थित जो गुफाएं हैं वो भी जो कहाँ पाई जाती हैं, वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश स्थित जो कुरनूल में स्थित जो गुफाएं हैं उधर से भी उच्च पूर्वापाषाण काल के अधिकतर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम उच्च पूर्वापाषाण काल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस समय आधुनिक स्वरूप वाले मानव अर्थात होमो सेपियंस का उदय उच्च पूर्वापाषाण काल की मुख्य विशेषता है। तो क्या हुआ था, उच्च पूर्वापाषाण काल के जो समय में जो आधुनिक स्वरूप वाला मानव है अर्थात जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, तो उसका उदय भी इसी समय में हुआ है या इसी काल में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग याद रखेंगे कि उच्च पूर्वापाषाण काल के समय ही जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है, आधुनिक मानव कहा जाता है होमो सेपियंस। उसका उदय कब हुआ है, उसका उदय हुआ है उच्च पूर्वापाषाण काल के समय ही। नेक्स्ट देखेंगे हम उच्च पूर्वापाषाण काल की एक अन्य विशेषता क्या रही है, उच्च पूर्वापाषाण काल की एक अन्य विशेषता भी रही है कि यहाँ हड्डी से निर्मित उपकरणों का प्रचलन हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि हड्डी से निर्मित जो उपकरण हैं उनका चलन किस समय या किस काल में आया, तो आप बताएंगे उच्च पूर्वापाषाण काल के समय हड्डी से निर्मित उपकरणों का प्रचलन आया था। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम उच्च पूर्वापाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बेलन नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है आपसे, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से जो बेलन मतलब उच्च पूर्वापाषाण काल के अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी से उच्च पूर्वापाषाण काल के सर्वप्रथम भारत में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश स्थित गुफा है, इसमें चित्रकला का प्रारंभ उच्च पूर्वापाषाण काल के काल में ही हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि उच्च पूर्वापाषाण काल के समय जो मानव था या उस समय के जो उपकरण वगैरह थे तो कैसे थे, तो इस प्रकार से समझेंगे। उच्च पूर्वापाषाण काल में जो फलक या उपकरण जो थे उस समय के, वो फलक या ब्लेड पर आधारित औजार होते थे। और वो लोग जो औजार या उपकरण बनाने के लिए जो कोई पत्थर उपयोग करते थे वो क्या था, वो बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट वो लोग हड्डी से जो निर्मित उपकरण थे उनका उपयोग करने लगे थे, या हड्डी से वो उपकरण या औजार बनाने लगे थे। नेक्स्ट जो था गुफा और चित्रकला, ये सब इनके साक्ष्य कहाँ देखने को मिली है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। और आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है उसका उदय जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो किस काल में मिलती हैं, उच्च पूर्वापाषाण काल के समय ही देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम पाषाण काल का जो दूसरा विभाजन है मध्य पाषाण काल, इसके बारे में। तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग मेसोलिथिक युग भी कहते हैं। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य पाषाण काल को कौन सा युग कहा जाता है, तो आप कहेंगे मेसोलिथिक युग। देखेंगे जो भारत में जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल जो भारत में मध्य पाषाण काल है, इसका जो प्रारंभ कब से माना जाता है, वो होलीसीन युग के साथ ही प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो कैसे थे, अंत छोटे थे तथा नुकीले होते थे, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो आगे पूछा जाएगा कि किस काल को या किस पाषाण काल को मीसोलिथिक एज या मीसोलिथिक एज कहा जाता है, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल को। अगर आपसे क्वेश्चन बने या पूछे कि किस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे जिस कारण इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा गया है, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो अत्यंत छोटे होते थे जिस कारण इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम जो मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज हुई है वो किसने की है, तो वो की है आपने C.L. कार्लाइल ने की है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और उन्होंने कहाँ से की है इन सब उपकरणों की खोज, तो वो की है विंध्य के क्षेत्रों से की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो चेल्सडॉनी से निर्मित थे। किससे निर्मित थे, चेल्सडॉनी से निर्मित थे। तथा औजार बनाने की जो तकनीक थी वो क्या कहलाती थी, इनकी फ्लूटिंग कहलाती थी। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो चेल्सडॉनी से निर्मित होते थे तथा इनकी जो औजार बनाने की जो तकनीक थी वो क्या थी, फ्लूटिंग कहलाती थी। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख उस समय के साक्ष्य उपकरणों से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में, तो मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का बेला नदी घाटी क्षेत्र और महाराष्ट्र का नेवासा, मध्य प्रदेश की सोन नदी घाटी एवं कर्नाटक की जो कृष्णा नदी है। इन सभी स्थलों से मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तो क्या है, जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने ही सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। इसके बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, तो आप बताएंगे कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे। अधिकतर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता है कि किस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम अपना कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान एवं आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इधर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो पशुपालन भी करने लगे थे। ठीक है, इस प्रकार से इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनसे मध्य पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, भारत में जो मानव अस्थि पंजर है, ठीक है, भारत में जो मानव अस्थि पंजर का जो सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है उधर के मगधा और सरायनाहर राय क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। और जो सर्वप्रथम जो बूचड़खाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, वो भी उत्तर प्रदेश के जो महदाह क्षेत्र है उधर से प्राप्त हुआ है बूचड़खाने के साक्ष्य भी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो बूचड़खाने के जो साक्ष्य हैं वो किस काल से प्राप्त हुए हैं और किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे कि जो सर्वप्रथम बूचड़खाने के जो साक्ष्य हैं वो मध्य पाषाण काल के समय उत्तर प्रदेश के महदाह क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं बूचड़खाने के साक्ष्य। नेक्स्ट जो देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के समय ही जो एक कब्र से 4 मानव जो कंकाल थे सरायनहर उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये एक कब्र जैसे जो उस समय जो मानव अस्थि अवशेष मिले थे, ठीक है, एक कब्र के अंतर्गत 4 अस्थि कंकाल पाए गए थे एक ही साथ ही। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है और जो सरायनहर क्षेत्र है उधर से प्राप्त हुए हैं मानव अस्थि अवशेष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे,
जो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो भी भारत में जो महदाह क्षेत्र है उधर से प्राप्त हुए हैं। अगर आगे देखा जाए कि जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, तो वो छोटे पत्थर के उपकरणों का उपयोग करते थे। इस कार्य से मध्य पाषाण काल का जो समय है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, छोटे पत्थर के उपकरणों का उपयोग करते थे। इस कार्य ने क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत, जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो आग का नियमित उपयोग भी करने लगे थे। और आग का नियमित उपयोग करने से वो लोग क्या करने लगे थे, भोजन पकाने लगे थे इससे, या जो उन्हें ठंड वगैरह लगती थी या सर्दी वगैरह लगती तो उससे हाथ पाँव सेकने के लिए भी इसका उपयोग करने लगे थे। नेक्स्ट इन्होंने जो इम्पोर्टेंट्स है मध्य पाषाण काल से के समय में जो कार्य किया है वो क्या था, ये लोग पशुपालन भी करने लगे थे एवं जो भोजन संग्रहण है उसका प्रचलन भी मध्य पाषाण काल के समय में ही हुआ है। इस समय से अगर जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं बेलन नदी घाटी, नेवासा, सोन नदी घाटी, कृष्णा घाटी। नेक्स्ट देखेंगे इस समय के जो लोग थे मध्य पाषाण काल के वो क्या करने लगे थे, शिकार इनका मुख्य व्यवसाय बन गया था। क्या था, शिकार इनका मुख्य व्यवसाय बन गया था और ये लोग शिकार के लिए किसका उपयोग करते थे, धनुष बाण का उपयोग करने लगे थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे आप स्टार लगा लीजिए। इन्होंने मध्य पाषाण काल के जो लोग थे इन्होंने ही सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, जिससे मानव का जीवन अधिक सहज हुआ। नेक्स्ट देखेंगे भीमबेटका की जो गुफा हैं उधर से भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित, उधर से चित्रकला के प्रमाण भी मिले हैं कि इस समय के जो लोग थे या मानव जो थे वो चित्रकारी भी करने लगे थे। ठीक है, और जो मानव अस्थि अवशेष हैं जिनके जो साक्ष्य मिलते हैं प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महदिया क्षेत्र और सरायनहर क्षेत्र से, वो भी इसी मध्य पाषाण काल के समय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जिनसे अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मध्य पाषाण काल के जो संदर्भ में हड्डी से निर्मित जो आभूषण थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारत में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित मध्य महदेहा क्षेत्र है उधर से प्राप्त हुए हैं। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो हड्डी से निर्मित आभूषण हैं वो कब प्राप्त हुए हैं या कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं उत्तर प्रदेश के महदेहा क्षेत्र से। और एक ही कब्र से जो 4 मानव कंकाल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के सरायनहर क्षेत्र से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस काल के समय एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल के समय। और किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के सरायनहर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल के साक्ष्य। नेक्स्ट देखेंगे हम जो लेखई या प्रास्थल जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित, उससे सर्वाधिक मानव कंकाल एवं जो दमदमा प्रास्थल है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है उधर से सर्वाधिक समाधान प्राप्त हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश का जो लेखैया पुरास्थल है उधर से सर्वाधिक मानव कंकाल एवं सर्वाधिक जो समाधान प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं उत्तर प्रदेश के दमदमा पुरास्थल से। नेक्स्ट देखेंगे एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल हैं के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं या अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए उत्तर प्रदेश के दमदमा क्षेत्र से। नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स, झोपड़ी का जो विस्तृत साक्ष्य है चौपानी मांडो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो क्षेत्र से प्राप्त हुआ है झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ। भारत में जो मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के जो सर्वोत्तम नमूने हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं गुजरात के लंगनाथ क्षेत्र से। भारत में जो मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के जो सर्वोत्तम नमूने हैं वो गुजरात के लंघनाज क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गुजरात के जो लोटेश्वर क्षेत्र है उधर से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, और जो इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं उनसे भी ये क्वेश्चन अवश्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए जो अपन प्रमुख स्थल भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो बाघ और राजस्थान का जो क्षेत्र है इधर से पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, तथा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो आदमगढ़ क्षेत्र है इधर से भी पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तथा मध्य प्रदेश स्थित जो भीमबेटका गुफा हैं उधर से मध्य पाषाण काल के समय में चित्रकला के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। और जो गुजरात का जो लंघनाथ क्षेत्र है उधर से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने भी प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के समय में ही। और गुजरात के जो लोटेश्वर क्षेत्र है उधर से
मध्य पाषाण काल के समय में पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इस समय के जो लोग थे वो पशुपालन भी करने लगे थे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे जो पश्चिम बंगाल का जो बीरभानपुर क्षेत्र पश्चिम बंगाल का जो बीरभानपुर क्षेत्र है उधर से क्या हुआ है, यहाँ अनेक भू छिद्र या गड्ढे भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से कि मानव अब जिस चीज़ के लिए भी इस चीज़ को उपयोग करते हुए गड्ढों को बनाने लगे थे या गड्ढों का आविष्कार उन्होंने किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम नवपाषाण काल के बारे में। तो इसका जो पाषाण काल के विभाजन के अंतर्गत जो लास्ट या अंतिम जो पाषाण इसका प्रकार है नवपाषाण काल, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। नवपाषाण शब्द जो है इसका जो सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग जो किया था वो किन्होंने किया था, सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ जो नवपाषाण काल जो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है वो किसने किया था, जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ जो प्रमुख औजार था वो क्या था, पत्थर की कुल्हाड़ी। तो अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल का जो प्रमुख औजार है वो क्या है, तो आप बताएंगे पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण काल का प्रमुख औजार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। नवपाषाण काल के जो उपकरण होते थे वो कैसे होते थे, पॉलिश किए हुए पत्थरों से निर्मित होते थे। तो अगर पूछा जाए कि किस काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों से निर्मित होते थे, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल के जो उपकरण थे वो पॉलिश किए हुए पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कृषि का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम कब हुआ था, तो कृषि का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। अगर पूछा जाए कि किस काल में या किस समय में या किस युग में जो है कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम किया गया था, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल या नियोलिथिक युग। इसका एक और रूप है, अगर पूछ लिया जाए कि नियोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल को, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि मेसोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मध्यपाषाण काल को। अगर पूछा जाए कि नियोलिथिक युग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल को। ठीक है, सर्वप्रथम जो नाव का निर्माण है वो भी किस समय में हुआ है, नवपाषाण काल के समय में ही प्रारंभ हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे, नवपाषाण काल के समय ही क्या हुआ था, जो नाव का जो निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे जो मृद भांड है सर्वप्रथम कब बनने लगे थे, तो नवपाषाण काल के समय ही जो मृद भांड है या मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका भी उपयोग उसी समय होता था। मृद भांड का नवपाषाण काल के समय ही। और जो पॉलिश किए हुए हथियार थे वो किस समय, वो भी नवपाषाण काल के समय ही उपयोग में लाए गए थे। और जो कृषि का प्रारंभ था वो भी किस समय हुआ, अधिकतर नवपाषाण काल के समय ही। पशुपालन का जो विकास देखने को मिलता है वो कब मिलता है, हालांकि नवपाषाण काल के समय ही पशुपालन का विकास देखने को मिलता है। और जो नाव का निर्माण किया गया वो किस समय किया गया, तो वो भी किया गया है नवपाषाण काल के समय ही। आगे देखेंगे ये लोग जो अपने निवास स्थान के लिए जो स्थायी बनावट का उपयोग करने लगे थे, तो वो किस समय करने लगे थे, वो करने लगे थे नवपाषाण काल के समय ही इन लोगों ने अपने निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे हम भारतीय उपमहाद्वीप में जो नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें स्थित जो मेहरगढ़ स्थान है उधर से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उस समय के जो नवपाषाण काल के जो लोग थे वो रहने के लिए स्थायी बसावट का उपयोग भी करने लगे थे। जो मेहरगढ़ स्थान है पंजाब के पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है, इधर से क्या है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल के किस स्थान से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे मेहरगढ़ से। नेक्स्ट देखेंगे जो मेहरगढ़ है उधर से पालतू भैंस के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि मेहरगढ़ के जो स्थान है उधर से पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। भारत में जो नवपाषाण काल के जो प्रथम स्थल की जो खोज है टॉन्स नदी घाटी, वो कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। तो भारत में जो नवपाषाण काल के जो प्रथम स्थल है की जो खोज थी वो कहाँ की गई थी, टॉन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे नवपाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो कौन से रहे हैं, तो बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश, सहभूम झारखंड का जो सहभूम क्षेत्र है वो, और आंध्र प्रदेश का जो रेनीगुंटा क्षेत्र है वो नवपाषाण काल से जुड़े हुए प्रमुख केंद्र या स्थल रहे हैं। आप इनको याद रखेंगे। नवपाषाण काल से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल या केंद्र रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सोन नदी घाटी क्षेत्र, झारखंड का सहभूम क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का रेनीगुंटा क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बुरज़ोम कश्मीर है, कश्मीर का जो बुरज़ोम क्षेत्र है उसमें क्या होता, कब्र में पालतू पशुओं, पालतू कुत्तों एवं भेड़ियों के जो मालिक के जो शव थे उनके साथ ही दफनाया जाता था।
तो बुरज़ोम कश्मीर का जो क्षेत्र था उधर से क्या साक्ष्य मिले हैं कि कब्र जो उधर कब्र पाई गई थी उनमें पालतू कुत्तों एवं भेड़ियों को उनके मालिक के जो शव थे उसी के साथ इनको दफन किया गया था। बुरज़ोम कश्मीर के जो क्षेत्र थे उधर क्या पाया गया कि उनके जो पालतू कुत्ते थे या उनके जो भेड़ बकरी थी उनके साथ ही उनके जो मालिक के जो शव थे उनको दफनाया गया था। कश्मीर में स्थित जो नवपाषाण काल के जो बुरज़ोम क्षेत्र हैं या गुप्त कराल क्षेत्र हैं उनसे अनेक गर्तावास, अनेक जो गड्ढे हैं वो उनका साक्ष्य भी मिलते हैं, अनेक जो मृतभांड हैं उनके भी साक्ष्य मिलते हैं और हड्डी के जो औजार हैं उनके भी साक्ष्य मिले हुए कहाँ से, कश्मीर में स्थित जो बुरज़ोम और गुप्त कराल क्षेत्र है उधर से। नेक्स्ट देखेंगे चावल धान का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कोल्ड उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज क्षेत्र से प्राप्त होता है। चावल धान के अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो अगर पूछा जाए आपसे कि किस काल में चावल धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में, नियोलिथिक युग में। और अगर पूछा जाए कि चावल धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं किस क्षेत्र से प्राप्त हुए तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कोल्डिहवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं चावल धान के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज से संबंधित जो कोल्डिहवा क्षेत्र है उधर से नवपाषाण काल के साथ ही ताम्र एवं लोहे काल की संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं कि उस समय के जो लोग थे वो अपने हथियारों में या उपकरणों में या औजारों में तांबे एवं लोहे की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करने लगे थे। और आगे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का महगढ़ा क्षेत्र है उधर से गौशाला का भी और जो पशुवाड़ा है उसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या था, इस प्रकार से नवपाषाण काल के जो लोग थे वो कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे थे। जो मृदभांड के जो निर्माण थे, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने लगे थे। पॉलिश के हुए जो हथियार थे या पत्थर के जो औजार थे उनका निर्माण करने लगे थे। वो उस समय के जो नवपाषाण काल के लोग थे उन्होंने नाव बनाना भी शुरू कर दिया था और स्थायी बसावट के लिए जो झोपड़ी वगैरह बनाते थे उसका भी निर्माण वो लोग करने लगे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि नवपाषाण काल के जो मानव थे उनके जीवन में स्थिरता और उन्नति उसी समय आई है नवपाषाण काल के लोगों में। लास्ट देखेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के जो चरांत क्षेत्र है बिहार का उससे अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं बिहार के चरांत क्षेत्र से, जिनमें मुख्यतः हिरण के सींग निर्मित थे। तो अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल के समय जो हड्डी के उपकरण अत्यधिक मात्रा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं तो बिहार के चरांत क्षेत्र से, जिनमें मुख्यतः जो पाए गए हैं वो क्या पाए गए हैं, हड्डी के सींग, हड्डी जो हिरण है उसके सींग से उपकरण जो हथियार है वो पाए गए हैं। ठीक है, बिहार का जो चरांत क्षेत्र है उधर से क्या पाया गया है, हड्डी के उपकरण और अधिकतर जो हिरण का सींग था उससे निर्मित हथियार पाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत में जो नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें जो कश्मीर का जो क्षेत्र है वो है आपका बुरझोम और गुप्त कराल क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो है आपके कोल्डिहवा और महगढ़ा क्षेत्र। और बिहार का जो क्षेत्र है वो है आपका चरांत क्षेत्र। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है इसमें कि उत्तर प्रदेश का जो कोल्डिहवा क्षेत्र है उधर से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, आपके जो पालतू पशु थे, कुत्ते एवं भेड़िए थे, उनके साथ ही उनके जो मालिक थे उनके मालिक के साथ उनके जो पालतू कुत्ते थे एवं भेड़िए थे उनके शव को भी दफनाया गया था। और जो उत्तर प्रदेश का जो महगढ़ा क्षेत्र था उधर से क्या है, चावल और धान की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, आग का आविष्कार जो है कब हुआ था, नवपाषाण काल में। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि आग का आविष्कार किस समय या किस युग में हुआ था तो आप बताएंगे नवपाषाण काल, नियोलिथिक युग में। नेक्स्ट देखेंगे पशु का जो आविष्कार है या पशु का आविष्कार नहीं, पहिए का जो आविष्कार है, पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहिए का जो आविष्कार है वो किस समय हुआ था, वो नवपाषाण काल के समय ही हुआ था। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि किस समय पहिए का आविष्कार किया गया था, किस काल में, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार किस समय हुआ, नवपाषाण काल के समय ही हुआ है। मनुष्य के पास जो घर बनाने की जो प्रवृत्ति आई थी या सोच आई थी वो किस समय आई थी, वो नवपाषाण काल के समय ही मनुष्य ने सीखी थी। मनुष्य ने सबसे पहले जो है अपने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तो अपना अगर पूछा जाए कि कुत्ते को पालतू पशु सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने बनाया था तो वो नवपाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। या किस पशु को अपना, ऐसा भी पूछ सकते हैं वो लोग,
कि किस पशु को मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू जानवर बनाया था, तो आप बताएंगे कुत्ते को। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नवपाषाण काल में जो मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? शिकार था। नवपाषाण काल के लोग, कहने का तात्पर्य है कि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो अपनी आजीविका के लिए या जीवन यापन के लिए शिकार भी करने लगे थे। नवपाषाण काल के में जो पाए जाने वाले जो पत्थर के औजार थे वो कैसे थे? सबसे पहले पाए गए थे नवपाषाण काल में पत्थर के औजार। नेक्स्ट देखेंगे, जो हड्डी की बनी हुई जो माता देवी की जो प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो उत्तर प्रदेश की बेल नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो अगर पूछा जाए कि हड्डी की बनी हुई जो माता देवी की जो प्रतिमा है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे बेलन नदी घाटी क्षेत्र से। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी करने लगे थे। और हालांकि जो नवपाषाण काल के जो लोग थे वो लोग पहिए का आविष्कार तो उनके समय हो ही चुका था, नवपाषाण काल के लोगों के समय। और नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा सबसे पहले जो उपयोग किया जाने वाला जो हथियार था वो क्या था? कुल्हाड़ी था। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या है, तो आप बताएंगे कुल्हाड़ी। और नवपाषाण काल के समय ही मनुष्य ने जो सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो कौन सा किया था? तांबे धातु का। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस धातु का उपयोग मनुष्य ने किया है, तो आप बताएंगे तांबे का। और मनुष्य के द्वारा अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला औजार या हथियार कौन सा है, तो आप बताएंगे कुल्हाड़ी। और अगर पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या है, तो आप बताएंगे जौ या यवती। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स बनते हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे कि अगर मनुष्य के द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला जो सबसे पहली जो फसल थी, सब बोई जाने वाली सबसे पहली फसल थी वो थी जौ या यव। ठीक है, जौ थी। नेक्स्ट जो है इसका कि मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो प्रथम औजार था वो कौन सा था? आप बताएंगे कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले जो किस धातु का उपयोग किया था, तो आप बताएंगे तांबे धातु का। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था नवपाषाण काल वो समाप्त होता है। तो आइए कल की अगली क्लास जो है उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सबको यह क्लास कितनी हेल्पफुल रही। और आगे ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में मदद मिल सके। वीडियो देखने एवं चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। विजिट फॉर माई विजिट चैनल।